गुड मॉर्निंग दोस्त। सृजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं माने केमिकल काइनेटिक्स, माने हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी, तो इसका असाइनमेंट हम टेलीग्राम में लोड कर दिए हैं। एक बार आप समझा जाए कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का असाइनमेंट टेलीग्राम में हम लोड कर दिए हैं। आप लोग उस टेलीग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको पता बोर्ड पर नहीं लग पाता है यानी नहीं लिख पाते हैं तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर लिखल होगा केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट हम आज लोड किए हैं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पर हम केयर करते हैं, गौर करते हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है प्रतिक्रिया की दर। प्रतिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया की दर को ही अभिक्रिया की दर कहा जाता है। प्रतिक्रिया की दर को ही अभिक्रिया की दर कहा जाता है। तो जो अभिक्रिया की दर बराबर होगा वही प्रतिक्रिया की दर बराबर होगा। तो याद किया जाए कि अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय, तो प्रतिक्रिया की दर बराबर भी वही होगा। क्या होगा? सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। तो अब चलिए क्या कहता है, प्रतिक्रिया की दर की इकाई है मतलब मात्रक है। तो आइए इसको हम कंसेप्ट के माध्यम से बताते हैं कि प्रतिक्रिया की दर का इकाई क्या होता है। तो याद करके बताइए कि प्रतिक्रिया की दर बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। कंसेप्ट देखा जाए, कंसेप्ट क्या है बाबू? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की दर बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। सांद्रण में परिवर्तन का मतलब सांद्रण और लगा समय मतलब समय। तो सांद्रण की मात्रक और समय की मात्रक को पुट कर देंगे तो आपको प्रतिक्रिया की दर का मात्रक निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। सांद्रण का मतलब सांद्रता, तो क्या था? मोल प्रति लीटर। आइए लिखते हैं मोल प्रति लीटर। लगा समय, समय का मात्रक होता सेकेंड। अब आइए, सेकेंड पर कोई पावर नहीं दिखाई दे तो जहां पर कोई पावर नहीं तो वहां वन। आगे बढ़ते हैं, मोल प्रति लीटर। ये सेकेंड ऊपर जाएगा कि वन है तो -1 होगा। क्या होगा? प्रति। अब चलिए क्या हो गया, पढ़ा जाए। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। आइए इसका हिंदी रूपांतरण देखिए, हिंदी रूपांतरण। चलिए हिंदी में लिखा जाए मोल। चलिए इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति लीटर। प्रति लीटर ऐसे लिखा जाता है, प्रति लीटर। चलिए ये हो गया प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड यानी क्या हुआ बताओ? प्रतिक्रिया की दर का इकाई मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। प्रतिक्रिया की दर का इकाई क्या हुआ? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो इसके मुताबिक मिलाओ, कौन मिल रहा है? देखिए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आपको ए मिल रहा है, यानी आंसर क्या होना चाहिए? ए, यानी पहला का आंसर हो गया ए। कोई दिक्कत है बाबू एक कंसेप्ट के माध्यम से? चलिए और अगले ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। आप देखिए इसको बढ़िया से। हाँ दोस्तों, अगले ऑब्जेक्टिव पर गौर किया जाए। क्या है, क्या लिखल? प्रथम क्रम। प्रथम क्रम न कह के प्रथम कोटि का है। तो प्रथम क्रम की अभिक्रिया के लिए
प्रथम क्रम की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होती है। तो चाहे कोई भी क्रम में हमको वेग स्थिरांक का इकाई निकालना हो, सबसे पहले उस क्रम में उसका अवकलन समीकरण ज्ञात करेंगे। फिर समझो, चाहे तो हमको कोई भी क्रम में, कोई भी कोटि में वेग स्थिरांक निकालना हो, सबसे पहले उस कोटि की अभिक्रिया में अवकल वेग समीकरण प्राप्त किया जाता है। तो अवकल वेग समीकरण प्राप्त करने का तरीका बताए थे, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। अब चलिए, अगर प्रथम क्रम है तो सांद्रण की पावर 1, अगर शून्य क्रम है तो सांद्रण के पावर 0, अगर द्वितीय क्रम है तो सांद्रण के पावर 2। तो यहाँ कौन क्रम है? प्रथम क्रम है, तो यहाँ पर सांद्रता की पावर देना 1। आइए अवकल वेग समीकरण से, अवकल वेग समीकरण कौन क्रम की कौन क्रम की अभिक्रिया? प्रथम क्रम की अभिक्रिया के लिए। चलिए अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण से क्या होगा? R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट A, बड़ी माने सांद्रता, तो यहाँ कौन क्रम में? प्रथम, तो यहाँ पावर देना है 1। अगर शून्य क्रम रहता तो 0, द्वितीय क्रम रहता तो 2। अब आइए, तो हमको किसका मात्रक निकलना? वेग स्थिरांक का। तो वेग स्थिरांक को कहते के, यानी समीकरण के माध्यम से हम किसका मात्रक निकालेंगे? के का। अब चलिए आगे, R का मतलब होता है अभिक्रिया की दर या प्रतिक्रिया की दर। तो बोलो प्रतिक्रिया की दर का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। चलिए R का, R माने प्रतिक्रिया की दर, क्या होगा मात्रक? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। के माने वेग स्थिरांक निकालना है। बोलो, ये बड़ी ब्रैकेट माने सांद्रता, तो सांद्रता का मात्रक बोलो मोल प्रति लीटर। चलिए ये देखिए मोल प्रति लीटर, ये भी मोल प्रति लीटर कट गया, कोई दिक्कत? तो इधर से बचा के बराबर प्रति सेकेंड। चलो के का मतलब वेग स्थिरांक, वेग, चलिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आया? प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। चलिए इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति सेकेंड। अब बताओ सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। तो प्रति सेकेंड ना लिख करके प्रति समय भी लिख सकते हैं। आइए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रति सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। तो प्रति सेकेंड ना लिख करके हम लिखेंगे प्रति समय। यानी प्रथम क्रम की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति समय, प्रति सेकेंड या प्रति समय। तो चाहे तो प्रति सेकेंड होगा या तो प्रति समय होगा। इस कंसेप्ट के माध्यम से आपको, इसमें तो देखिए तो कहीं पर खाली प्रति सेकेंड नहीं है, खाली प्रति सेकेंड नहीं है, तो प्रति समय है जो ई मिल रहा है। इसका आंसर होना चाहिए ए। कोई दिक्कत है? आइए अगले ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। वो तीसरा ऑब्जेक्टिव देखें, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव का है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ही तीसरा ऑब्जेक्टिव है, खाली इसमें शब्द का चेंज है। वहां तक प्रथम क्रम था, यहाँ प्रथम कोटि है, वहां वेग स्थिरांक था, यहाँ के था। तो क्वेश्चन वही है, खाली शब्द को चेंज किया गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई होती है, के का मतलब होता है वेग स्थिरांक। तो याद करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक यानी के का इकाई प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड याद रखना है या प्रति समय, ये दोनों में कोई। तो देखिए अगर में प्रति समय की चर्चा नहीं है तो क्या होना चाहिए? प्रति सेकेंड, जो कहाँ ऑप्शन मिल रहा है ए में। कोई दिक्कत है? आइए अगले ऑब्जेक्टिव पर हम विचार करते हैं।
बाबू तो चौथी ऑब्जेक्टिव देखा जाए, कहता है द्वितीय क्रम की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होती है। तो हमने क्या बोला कि कोई भी क्रम में अगर वेग स्थिरांक का इकाई निकालना हो तो सबसे पहले उस क्रम में अवकल वेग समीकरण निकालिए। हमने क्या बोले कि चाहे कोई भी क्रम में वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले उस क्रम की अभिक्रिया में अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो आइए अवकल वेग समीकरण से अवकल वेग समीकरण से, यहां से आई अवकल वेग समीकरण R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट A। अब बताओ यहाँ सांद्रता का पावर, तो यह कौन क्रम, द्वितीय क्रम, तो यहाँ पावर आपको देना होगा 2। अब आइए इस समीकरण से वेग स्थिरांक माने हम K के मात्रक को निकालेंगे। तो बोलिए R का अर्थ होता है अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर का मात्रक बोलो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। के ज्यों के त्यों, ई बोलिए बड़ी ब्रैकेट माने सांद्रता, तो सांद्रता का मात्रक होता है बोलो मोल प्रति लीटर के पावर कितना होगा 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते दो, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड चला जाए के जेम के। अब बताइए मोल के पावर भी 2 और प्रति लीटर के भी पावर 2, तो क्या होगा मोल स्क्वायर इंटू, अच्छा -1 में 2 से गुना करो तो -2। अब आइए हमको निकालना है के का मतलब वेग स्थिरांक का। तो आइए बाबू के बराबर तो 1 गुना इधर आके भागा, माने इतना में इतना से भाग दो तो क्या होगा बताओ मोल इंटू प्रति लीटर प्रति सेकेंड बटा मोल स्क्वायर बता प्रति लीटर स्क्वायर। अब चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो बताओ बाबू यहाँ पर मोल का पावर 1 है तो बटा में पावर घटेगा, तो ऊपर मोल के पावर 1 और नीचे 2, तो 1 में 2 घटाओ -1, क्या लिखेंगे बाबू मोल के पावर -1। अब चलिए ऊपर है लीटर, ऊपर है -1 और नीचे -2, तो -1 में -2 को घटाएंगे, -1 में -2 को घटाएंगे 1 होगा। आइए क्या होगा लीटर के पावर 1। अब चल गए सेकेंड, ज्यों के त्यों हो गया। अब आई क्या हो गया बताओ मेरे भाई, प्रति पढ़ा जाए ई पावर 1 दे भी सकते और नहीं भी दे सकते हैं, 1 दे भी सकते हो नहीं भी। तो चलिए प्रति मोल इंटू लीटर इंटू प्रति सेकेंड क्या हुआ बाबू, द्वितीय क्रम की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हुआ प्रति मोल इंटू लीटर प्रति सेकेंड। आइए हिंदी भाषा देखा जाए। चलो क्वेश्चन के मुताबिक आप पहले लीटर को लिखिए, क्वेश्चन के मुताबिक पहले लीटर को लिखा जाए, लीटर। चलिए उसके बाद प्रति मोल, उसके बाद प्रति सेकेंड क्या हुआ बताइए, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। आपको इसके मुताबिक आंसर की होगा।
याद हो गया। द्वितीय क्रम की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होगा तो लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, जो आपको मिल रहा है डी। तो चौथा के आंसर डी हो गया। देखिए बहुत बढ़िया से। हाँ बाबू, तो देखिए चौथा ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये दूसरे भाषा में दूसरे रूप में। वहां लिखा था द्वितीय क्रम, या लिखा दूसरे क्रम। दूसरे क्रम की अभिक्रिया में माने द्वितीय क्रम की अभिक्रिया में के माने वेग स्थिरांक की इकाई होता है। तो बताओ बाबू, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रा क्या बताए थे? बताओ अभी बढ़िया से बताओ। लीटर लिखते हैं, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, यही होगा। लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। इसको आगे पीछे घसका भी सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रति मोल प्रति सेकेंड लीटर। इंटू में पद आगे पीछे होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड या प्रति मोल प्रति सेकेंड इंटू लीटर, तो इसके मुताबिक आपको ये मिल रहा है। या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, और हटाइए, सेकेंड प्रति सेकेंड प्रति मोल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? सुनो बड़े बढ़िया से, यहां से आप लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, इसको उल्टा करके सजा दीजिए। हम याद किए हुए लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, इसका क्रम उल्टा कर दो, मैंने पहले ई कर दो, उसके बाद ई कर दो, उसके बाद ई कर दो। तो आई क्या होगा? प्रति सेकेंड प्रति मोल लीटर। चाहे तो लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड या प्रति सेकेंड प्रति मोल लीटर, इसके मुताबिक आपको ए मिल रहा है, यानी पांचवा का आंसर ए होगा। तो आइए अगले ऑब्जेक्टिव पर हम विचार करते हैं बाबू। हाँ बाबू, तो छठा ऑब्जेक्टिव देखा जाए, क्या कहता है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई है। तो हमने क्या बोले? चाहे तो कोई भी क्रम में वेग स्थिरांक का इकाई निकालना हो, सबसे पहले उस क्रम की अभिक्रिया में अवकल वेग समीकरण लिखिए। आइए तो बताओ मेरे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण से क्या होगा? R बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर सांद्रता का पावर तो शून्य है, तो यहाँ 0 देंगे। अब आइए, R बराबर के इंटू किसी के पावर 0 बराबर 1। तो अब हमको के बराबर क्या होगा? R, यानी R को ही हम के कहेंगे, मतलब R की मात्रा को ही हम के का मात्रा कहते हैं। तो के का मतलब हो गया वेग स्थिरांक। चलिए, R अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर का मात्रा बोलो, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यानी पता के माने वेग स्थिरांक, आर माने अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यानी यहाँ पर माने शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब इसका हिंदी करते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड न लिखकर से भी लिख सकते हैं, मोल प्रति, इससे माने सेकेंड, प्रति माने -12, मोल प्रति, बताओ इसको हिंदी में से भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसके मुताबिक आपको देखिए तो डी मिल रहा है, यानी आंसर आपको डी होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव पर विचार करते हैं। हाँ बाबू, 7, 8, 9 तीनों एक ही ऑब्जेक्टिव है, खाली हल्का हल्का चेंज है तीनों एक ही है, खाली शब्द का चेंज।
तो आइए पहले ऑब्जेक्टिव, जल में H2 देखिए ब्रैकेट में G है, G माने H2 माने हाइड्रोजन गैस, गैस में है, Cl2 भी गैस में है। अच्छे, यहाँ भी आपको ऐसे लिख रहे गैस में। तो क्या कहता है, जल में H2 तथा Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण करता है। तो आइए, H2 तथा Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, यानी H2 और Cl2 जैसे ही प्रकाश के संपर्क में आता है तो यह प्रकाश इसके अणुओं को पूरी तरह से ढक लेता है, इसलिए इसकी सांद्रता बढ़े या घटे अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पर सांद्रता का रोल क्या है, 0 है। तो हमको कोटि निकालना है, तो आइए भाई कोटि हम निकालते हैं। कैसे देखिए बाबू, यहाँ पर जगह थोड़ा सा है। आइए अवकल वेग समीकरण क्या लिखेंगे, R बराबर K इंटू प्रतिकारक के सांद्रता। तो मतलब प्रतिकारक के रूप में E है, पहला पदार्थ हाइड्रोजन है। तो चलो बड़ी के बताओ, यहाँ पर सांद्रता के रोल क्या है, 0 है, तो पावर 0 लिखेंगे इंटू दूसरा क्या, Cl2, यहां भी पावर 0 देंगे, कई बार बताए हैं। तो अब आइए बाबू, कोटि बराबर क्या होता है, अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि, तो यहाँ घात 0 है, यहाँ घात 0 है, 0 प्लस 0 बराबर क्या हो गया, 0। तो बताइए मेरे भाई, बताओ बाबू, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए इसके मुताबिक सतमा के आंसर डी होगा। यह भी वही क्वेश्चन है। एच का मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट, मैंने सूर्य का कहने का मतलब पराबैंगनी प्रकाश। तो पराबैंगनी प्रकाश सूर्य के प्रकाश का ही एक अंग है, मैंने यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश ही उपस्थिति है, तो कंडीशन वही होगा। तो इसका भी कोटि 0, मतलब इसका आंसर ए होगा। फिर वही क्वेश्चन है, फिर तो इसका भी आंसर 0, ये नहीं होगा, खाली शब्द का छेद है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए हम अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। वो तो 10वां ऑब्जेक्टिव देखें, कहता अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, आपको कई बार याद करवाएंगे, CH3 COO C2H5 प्लस H2O एरो CH3 COO H प्लस C2H5, इसको कई बार बताए। इसी को हम लोग कहते हैं एथिल एसीटेट का जल अपघटन होना। तो क्या कहता है, CH3 COO C2H5 प्लस H2O फुल एरो CH3 COO H प्लस C2H5OH की अभिक्रिया की कोटि तथा एक वर्ड आया अनुसंख्यता। अनुसंख्यता कहते आणविकता को, अनुसंख्यता कहते आणविकता को, मतलब इस अभिक्रिया की कोटि और आणविकता ज्ञात करना है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आइए बाबू यहां से अवकल वेग समीकरण क्या कहता, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रता। प्रतिकारक ए है, पहला पदार्थ ए और दूसरा पदार्थ ए। चलिए क्या लिखे, बड़ी CH3 COO C2H5 के पावर 1 इंटू दूसरा पदार्थ आपका जल है, बड़ी H2। अब आइए, यहाँ गुणांक चाहे 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, 100 रहे, इसकी पावर हम देंगे 0, कई बार बताए। अब चलिए, तो अब बताओ कोटि क्या होगा। तो अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को कोटि कहते हैं। तो कोटि बराबर, चलिए यहाँ घात 1 है, यहाँ 0, तो क्या हो गया 1। तो बोलो बाबू, इस अभिक्रिया की कोटि क्या लाए, 1। अब चलिए अनुसंख्यता,
अनुसंख्यता कहते आणविकता को। चलो, आणविकता का क्या करता है, प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को। तो प्रतिकारक के रूप में दो चीज है, एगो एथिल एसीटेट है और एगो जल है। यहाँ कितना गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1, माने इसका भी अणु एगो और इसका भी अणु एगो, माने यहाँ क्या अणु टकराएगा, 2 गो टकराएगा, यानी अनुसंख्यता के एगो हो जाएगा 2। चलिए अब बताइए, चलो कोटि, पहले कोटि है, ओकर बाद अनुसंख्यता है। तो कोटि कितना है 1 और अनुसंख्यता कितना है 2। तो बताओ मेरे भाई, कोटि 1 और अनुसंख्यता 2, यानी आंसर होना चाहिए पहले 1 ओकर बाद 2, माने कोटि तो कोटि 1 अनुसंख्यता 2, यानी आंसर होना चाहिए 1 2। कौन होगा, बी। कोई दिक्कत है? आइए अब अगले ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं। अब 11 ऑब्जेक्टिव देखा जाए, 11-10 की तरह है, वहां तक कोटि और आणविकता दोनों निकालना। यहाँ कहता कि इतना की कोटि है, तो अभी बताई इस अभिक्रिया की कोटि कितना बताए थे, 0, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ बाबू, 11 का आंसर ये होगा। अब आइए, ये हम आपको कल की क्लास में बताते, एथिल एसीटेट का जल घटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। एथिल एसीटेट का जल घटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इस सेंटेंस के आधार पर, इस कथन के आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर 12 का आंसर होना चाहिए बी। आइए ऑब्जेक्टिव, अगले ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। तो अगले ऑब्जेक्टिव को गौर किया जाए, क्या कहता, अभिक्रिया x + y, मैंने अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद वर्धक के लिए अभिक्रिया का वेग, देखिए भाई यही आपका वेग स्थिरांक है ना, ये वेग स्थिरांक है। तो अभिक्रिया की कोटि, तो कोटि निकालने के लिए सांद्रता की पावर को जोड़ देना। तो पहला की पावर a है, दूसरा की पावर b है, तो यहाँ पावर को जोड़ेंगे तो a + b आएगा। क्या आएगा बताओ बाबू, ये बताओ बाबू, हमको क्या चाह रहा है, कोटि। तो अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बताओ बाबू, इस सांद्रता की पावर a है, जोड़ इसका क्या है b है, तो यहाँ पर कोटि कितना आएगा, a + b, मान इस अवकल वेग समीकरण के अनुसार कोटि a + b, यानी आंसर होना चाहिए c। अब चलिए रेडियो एक्टिव याद करना है, हम आगे बताएंगे। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व का विखंडन होना, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व का विखंडन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई भी सभी रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बताओ, रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो 1 होगा। याद करना है, कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व का विखंडन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बताओ, रेडियो एक्टिव विखंडन की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो 1 होगा, तो आंसर बी होगा। अब चलिए, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से प्राप्त होता है। तो बताओ रे, वेग स्थिरांक आपका है, वेग स्थिरांक है, तो कोटि क्या होगा, तो सांद्रता की पावर को जोड़ देना है। तो यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 3, माने कोटि कितना होगा, 3 होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो अभी तक हम आपको जितनी टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएं। कल से हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बताने के पहले आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का हम कंसेप्ट देंगे। अगर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अगर नहीं याद रहता है तो जो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन से यानी जो व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो फार्मूला प्रूव करेंगे, उसको आप सही तरह से समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन बताने के पहले हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आपको कंसेप्ट देंगे। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ एक बात और बोलना चाहते हैं बार बार, कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ाए हैं, जो चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं, उसका असाइनमेंट आज हम टेलीग्राम में लोड कर दिए हैं। जहां अगर मान लिया जाए कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छी तरह से बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहे, तो टेलीग्राम में जाइए, असाइनमेंट में जाइए और उसको आप
देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। कल फिर हम यानी शाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट लोड करेंगे। शाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट लोड करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि आज हम केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट लोड किया है, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट लोड करेंगे। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करें।